प्रोडक्शन हम सभी ने ऑर्गेनाइजेशन हम सभी ने जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन जो है वो किया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि उत्पादन के साथ चार फैक्टर्स हम लिखे थे। कैन एनीबॉडी रिवाइज दोस चैप्टर्स सेक्टर प्रोडक्शन ऑफ उत्पादन के साधन को कोई रिवाइज कर सकता है बच्चे? कौन कौन से थे? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आपको समझ में नहीं आएगा, आपको बस किताब सारे बच्चे तो इससे पहले थोड़ा सा मैं पूछूंगी आपसे कि आपने जो वर्ल्ड को किया था बच्चों को किया आपको किया था वो किया है आपने? ये स्वाति ने किया है। चलो और बच्चों से भी उम्मीद करती हूँ कि आपने भी किया और किया बहुत अच्छा है तो उसे प्रोफिट है। चलो अब हम आज पढ़ेंगे रामलक्ष्मण प्रसाद सागर। ठीक है, ये बताइए कि आपने ये थोड़ा सा देखा कि बिल्कुल नहीं देखा? ये पार्ट आपने थोड़ा सा देखा? हाँ बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हमने क्या ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शंस में कोई बच्चा बताएगा कि कौन कौन से हमारे प्रोडक्शंस के कौन कौन से फैक्टर्स थे बेटा? कैन एनीबॉडी टेल मी? आलिया, आलिया बेस्ट, कौन कौन से थे? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल। कैपिटल्स कितने प्रकार की थी? टू टाइप। दो टाइप की। कौन कौन सी थी? वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल। यस, वेरी गुड। वर्किंग कैपिटल एंड द फिक्स कैपिटल। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं। आज जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में जो फार्मिंग थी वो कैसे होती थी? तो जो फार्मिंग थी मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी थी पालमपुर में, और 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग एंड डिपेंड ऑन फार्मिंग। तो ज्यादातर वहाँ पे जो पालमपुर गांव जो था वहाँ पे ज्यादातर फार्मिंग होती थी और वहाँ पे लेबर्स भी थे। ठीक है, और जो क्लोज रिलेशनशिप था। ठीक है, और इस तरह से हम देखेंगे कि पालमपुर जो था वो नियर अबाउट देयर वर कल्टीवेशन होता था वहां पे बहुत ज्यादा। ठीक है, और बाय दैट सम ऑफ द वेस्ट लैंड द विलेज हैज बीन कन्वर्टेड इनटू कल्टीवेटेड। और कई तो ऐसे वेस्ट लैंड थे जिनको कि कन्वर्ट कर दिया गया था कल्टीवेटेड लैंड में। और ऐसा भी माना जाता है कि वहां पे जो था जो क्रॉप्स थी वो बहुत सारी इस देयर इज एनी वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। यार ऐसा भी क्या वहां पे था कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा जो था वो क्रॉप उगाई जा सकती थी। तो अगर हम पालमपुर को देखते हैं, एक काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन फैसिलिटी अवेलेबल Palampur would resemble a village of western part of the state of Uttar Pradesh. All land is cultivated in Palampur. No land is less isolated. लगभग सब जगह पालमपुर में खेती की जाती थी। और जो रेनी सीजन होता था वहां पर खरीफ जो क्रॉप थी उसको उगाया जाता था। फार्मर्स ग्रो द ज्वार एंड बाजरा। तो रेनी सीजन में कौन सी फसल होती थी बेटा बच्चों? विच? खरीफ। खरीफ। तो फार्मर्स क्या उगाते थे? ज्वार और बाजरा। ठीक है, और these plants were used as cattle feed। और ज्यादातर इनको जो पशुओं को जो चारा दिया जाता था वो ज्वार और बाजरा का दिया जाता था। And it is followed by the cultivation of potato between October and December। और जो अक्टूबर और दिसंबर का महीना होता था ना उसमें वो लोग पोटैटो उगाते थे। ठीक है, आलू उगाते थे। एंड इन द विंटर सीजन, और जैसे ही विंटर सीजन आता था तो वो रबी क्रॉप को उगाते थे फील्ड विद द व्हीट। तो ज्यादातर वहाँ पे रबी क्रॉप में क्या उगता था? गेहूं। तो आपको पता होना चाहिए खरीफ क्रॉप में क्या उगता है बेटा? ज्वार एंड बाजरा।
ठीक है। और अक्टूबर और दिसंबर के महीने में वो लोग क्या उगाते थे? अक्टूबर और दिसंबर के महीने में वो लोग क्या उगाते थे? मैम पोटैटो। wheat, potato, पोटैटो। और जो हमारा विंटर सीजन आता था, जब सर्दियों का मौसम आता था वहां पे, तो वो ज्यादातर रबी क्रॉप यानी कि वीट उगाते थे। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर इनफ वीट फॉर द फैमिली कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस इन द वीट इन द मार्केट। अब वो क्या करते थे, जो फार्मर्स थे वो क्या करते थे, जो वीट का कंजम्पशन था उसको वो अपने फैमिली के लिए पहले तो रख लेते थे, और जो उनका सरप्लस बचता था ना वो उसको मार्केट में बेच देते थे। और आपको पता होना चाहिए जो उसका नियर बाय जो मार्केट था वो कौन सा था? रायगंज। तो रायगंज में जाकर वहां के किसान क्या बेच देते थे? वीट को बेच देते थे। अ पार्ट ऑफ लैंड इज is also devoted to sugar cane which is harvested once in a year। और कुछ ऐसे एरिया भी थे जहाँ पे वो शुगर केन भी लगाते थे, गन्ना लगाते थे, और जो कि जिसको एक साल के एक बार में ही काटा जाता था, वर्ष भर में। इन दिस रॉ फॉर्म एज अ जर्गी इज सोल्ड टू द ट्रेड शाहपुर। और इस तरह से रॉ फॉर्म जो है इसका वो शाहपुर में दे दिया जाता था जहाँ से गुड़ बनाया जाता था। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि खरीफ क्रॉप में वो क्या उगा रहे थे? कैन एनीबडी टेल मी? ज्वार एंड बाजरा। jowar, jowar, bajra, यस, वेरी गुड। ज्वार एंड बाजरा दे वर ग्रोइंग। अक्टूबर और दिसंबर के महीने में वो क्या उगा रहे थे? पोटैटो। potato, विंटर सीजन में वो लोग क्या लगाते थे, उगाते थे? wheat, ma'am wheat, उगाते थे। वीट पहले तो वो अपनी फैमिली के लिए रखते थे, और जो उनका फैमिली से बच जाता था फैमिली के बाद वो क्या करते थे? वो क्या करते थे ज्यादातर? ma'am market में वीट को मार्केट में बेच देते थे। फिर कुछ एक ऐसा एरिया भी था जहाँ पे वो क्या उगाते थे? sugar, गन्ना। और पूरे पूरे वर्ष वो गन्ने उगता था उसमें, और उसको वो काटा करते थे, और इन इट्स रॉ फॉर्म और जर्गी फॉर्म, या तो उसको रॉ फॉर्म में यूज करते थे या उसको गुड़ के रूप में वो उसका व्यापार होता था शाहपुर में। वीट कहाँ बेचते थे बच्चों? वीट कहाँ बेचते थे? rajgarh, रायगंज में। और गुड़ को और गन्ने को का व्यापार शाहपुर में होता था। ठीक है। The main reason why the are able to grow the three different crops in a year Palampur is due to well-developed system of irrigation। अब आपने देखा कि 3 तरह की क्रॉप्स है, रबी है, देन खरीफ है, देन पोटैटो है, शुगर केन है। तो ये मल्टीपल टाइप ऑफ क्रॉपिंग क्यों हो पाती थी बच्चों? क्योंकि वहाँ पे वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन था, सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, और इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ पे थी। तो बहुत पहले आ गई थी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, और उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता था इरिगेशन सिस्टम पे। ठीक है। और जो फार्मर्स थे वो व्हील्स का यूज करते थे, वाटर को निकालते थे कुएं से और वेल से। तो आपने देखा होगा कि ज्यादा, अगर आप कहीं देखा, अगर आपने कुआं देखा होगा तो उसमें व्हील्स लगे होते हैं, तो वो जो फार्मर्स थे वो व्हील्स के सहारे पानी को निकालते थे और अपनी स्मॉल फील्ड्स को इरिगेट करते थे। और कई जगह पे इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स भी थे जिससे कि इरिगेशन होता था। ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये सब बच्चों क्लियर हो गया? ओके बेटा। अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली द गवर्नमेंट्स जो थे उन्होंने जगह जगह पे कल्टीवेटेड एरियाज को बढ़ाया हुआ था। अब यहाँ पे टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। अगर वर्ष में एक साल में लगभग एक से ज्यादा जब क्रॉप्स उगती है किसी की जगह पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? मल्टीपल क्रॉपिंग, बहु फसली, बहुफसली उगाना। मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग क्यों कह रहे हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग क्यों कह रहे हैं बेटा? ma'am क्योंकि एक साथ to और give आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चों को। हाँ, वाइट वॉज मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? Because we grow more than one जब crop. हाँ, यानी कि क्रॉपिंग जो है एक से ज्यादा जो है, ज्यादा से ज्यादा क्रॉप उगाई जाती है, 3, है ना। इट इज कॉमनली वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन ए गिविंग पीस ऑफ लैंड। और उसका मेन मकसद क्या होता था कि ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए? उत्पादन किया जाए, प्रोडक्शन किया जाए। ठीक है। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। Many are growing potato and third crop is
past 50 of 20 years। आप ये देख सकते हैं, आप पिक्चर में, यू कैन सी द पिक्चर। पिक्चर में क्या क्या दिखाई दे रहा है? बीट है, बाजरा है, शुगर केन है, पोटैटो है। ठीक है, Potato. so this shows there was multi cropping in the Palampur। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ एक पिक्चर दिख रही होगी। दिस इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो अगर हम देखें, पालमपुर में मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स अपनाए गए थे, जिसके कारण वहां पर बहुत ज्यादा क्या हुआ था, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि भाई अगर हम देखें यील्ड क्या होता है बच्चों को, तो यील्ड का मतलब है कि मोर प्रोडक्शन इन अ पीस ऑफ लैंड इन अ सिंगल सीजन। और कहा जाता है कि 1960 के दशक में वहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया था। कहाँ पर? पालमपुर में। उसका रीजन क्या था? क्योंकि वहां पर मॉडर्न फार्मिंग को या मॉडर्न टेक्निक को अपना लिया गया था, आधुनिक तरीकों को अपनाया गया था। ठीक है, टिल द एंड, मिडिल एंड। ठीक है, फार्मर्स पहले क्या होता था कि जो किसान होते थे ना, वो ट्रेडिशनल बीजों का इस्तेमाल करते थे, और जो किसान होते थे वो गोबर को यूज करते थे या नेचुरल मैन्योर को यूज करते थे। और इससे क्या होता था कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता था। कहाँ पे? बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ नहीं हो पाता था बच्चों? पालमपुर में। मेरी आवाज आ रही है ना बच्चों? Yes, ma'am. आवाज आ रही है बच्चों? ओके बेटा। तो बहुत ज्यादा जो है फार्मर उगा क्यों नहीं पाते थे? क्योंकि वो पुराने परंपरा तरीकों से बीजों का उत्पादन करते थे, या गोबर की खाद का इस्तेमाल करते थे। कोई भी ऐसी मैन्योर नहीं होती थी जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। तो हुआ ये कि एक लेट 1960s में जब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो वो चीज पालमपुर में भी आई। ठीक है, पालमपुर में ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया। और ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था बच्चों इंडिया में? 1960s में। कब आया था? 1960। 1960. यस, वेरी गुड। 1960s में जो था वहां पर 60s में हो रहा था। एक बच्चे ने पूछा कि HYVS सीड्स क्या होती है बेटा? इसका मतलब होता है हाई यील्डिंग वेराइटीज, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन देने वाले बीज, उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग होने लगा। क्लियर हो गया? और जो था इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल सीड्स, यानी कि पुराने बीजों के स्थान पर जो पालमपुर के लोग थे वो ट्रेडिशनल सीड्स का प्रयोग करने लगे थे। हाई HIV seeds promised to produce much greater amount of grain on a single plant। कहते हैं कि एक ही प्लांट में वो बहुत सारा जो है उसमें ग्रेन यानी कि फसल उग जाती थी। As a result, the same piece of land would now produce far large quantity of food grain than the possible earlier। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि अब ज्यादा उत्पादन होने लगा। ठीक है, और HIV सीड्स जो थी, आप नीड अ प्लांट। अब क्या होता है कि जो ये HIV सीड्स होती है ना, इनको प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए होता है। तो प्लेंटी ऑफ वाटर जाने के लिए वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज लगाएगी, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो। यू कैन सी द पिक्चर, एक ट्रैक्टर आपको दिखाई दे रहा है, ट्यूबवेल्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये जो ट्यूबवेल्स थे, दे वर यूज्ड फॉर व्हाट? और इरिगेशन पर्पस। HIV सीड्स यूज होने लगी, फिर प्लेंटी ऑफ वाटर, केमिकल फर्टिलाइजर यूज होने लगे। पिक्चर में आप देख सकते हैं मॉडर्न फार्मिंग का आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, और इस पिक्चर में HIV सीड्स यूज हो रहे हैं, फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं, फार्म मशीन्स यूज हो रही हैं, देन पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं। इरिगेशन में क्या क्या यूज हो रहा है? इरिगेशन क्या होता है? सिंचाई करना, खेतों को सींचना, खेतों में पानी देना। तो खेतों में सींचना कि कैसे हो रहा था? कैनाल से हो रहा था, पंप सेट से हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा था, डैम्स के थ्रू भी पानी को स्टोर किया जाता था, है ना। डैम्स क्या होते हैं? जो रिवर्स के ऊपर बनाए जाते हैं। तो उससे भी क्या होता था? उससे भी रिवर्स के ऊपर जो डैम्स बनते थे, उससे जो है पानी को स्टोर किया जाता था। तो इस तरह की मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज किए जा रहे थे। कहाँ पे? पालमपुर में। तो इससे क्या होगा कि क्या वहाँ का प्रोडक्शन कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा। हाँ, प्रोडक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना। और इससे पहले क्या देखा था हमने? इससे पहले किसान क्या करते थे जब ये सब चीजें नहीं होती?
कैन एनीवन टेल मी? ट्रेडिशनल मेथड अपनाते थे, यूज करते थे। यस, ट्रेडिशनल सीड्स यूज करते थे और गोबर की खाद का यूज करते थे। उनके पास फर्टिलाइजर नहीं थे, पेस्टिसाइड्स नहीं थी, हाई वैरायटी ऑफ। लेकिन जब 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, कब आया बच्चों ग्रीन रेवोल्यूशन? 1960. 1960 के दशक में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो पालमपुर में भी उसका प्रभाव पड़ा और पालमपुर में भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज होने लगे, जिसमें वो HYV यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करने लगे। उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल होने लगा, रासायनिक खादों का इस्तेमाल होने लगा, केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग होने लगा, इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी हो गई थी, मशीन ट्रैक्टर यूज होने लगे थे खेतों में, ठीक है। और इस ऐसे ही बहुत सारे फसलों को काटने के लिए मशीनों का भी प्रयोग होने लगा। तो आप सोच सकते हैं कि नेम ऑफ क्रॉप है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये एक आपकी बुक में ये आपकी एक्टिविटी है बेटा, ठीक है। जैसे कि नेम ऑफ क्रॉप है खरीफ, ठीक है। और जो है मानसून सीजन में होती है और मंथ उसका हार्वेस्ट कौन सा हो जाएगा, ये सारी चीजें आपको इसमें से फिल करनी है। इसमें जो मैंने आपको बताया, जैसे पोटैटो है, वो कौन से उसमें था पोटैटो, अक्टूबर सीजन में था ना, तो वो पोटैटो लिखेंगे आप। या नेम ऑफ खरीफ, जैसे आपकी जो रबी क्रॉप है वो कौन से उसमें है, विंटर सीजन में है, तो उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? Grow more than मल्टीपल one क्रॉप, Growing of more Yes. than one crop. यस, इन ईयर बेटा, इन ईयर है, एक साल में जब एक से ज्यादा फसलें होती हैं तो उसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा कि शुगर केन का एग्जांपल लिया ना, और शुगर केन जो है ना बेटा, उसको हम प्लांटेशन में लेंगे। यानी कि शुगर केन जो होता है वो कैश क्रॉप होती है, जिसको हम रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम गुड़ के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो जो शुगर कोन है वो पूरे साल में एक बार लगा के वहां पे लगाई जाती थी, जिसको कि वो कहाँ बेचा करते थे, शाहपुर में, है ना। इज इट क्लियर? कैन एनीबॉडी रीड आउट द मॉडर्न फॉर्म ऑफ एसिड्स के? हाँ बेटा, हेलो। अब यहाँ देखो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में क्या क्या चीजें, कोई बच्चा रीड आउट करो बेटा, कोई बच्चा रीड आउट करो, क्या क्या चीजें वहां पे दिख रही हैं आपको, क्या क्या चीजें दिख रही हैं, क्या क्या चीजें दिख रही है बेटा? high yielding variety seeds, एक जना पढ़ो। हाँ अंकित आप पढ़ो, अंकित पढ़ रहे थे। high yielding variety seeds, farmer Very good. machinery, Yes, very good. for irrigation, canal, pump sets, electricity, केनाल, dam, इसको केनाल बोलते हैं, केनाल्स। क्या है? canals, हाउ यू विल वर्ड केनाल्स? यस, इरिगेशन था। इरिगेशन में क्या क्या चीजें दिखती है, फिर से पढ़ो अंकित। canals, pump sets, electricity, Yes. dam, pesticide, then नो fertilizer. पेस्टिसाइड, हाँ, और फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें क्या थी बेटा, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स था। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये सारे बच्चों क्लियर हो गए यहाँ पर? Yes, ma'am. ओके। अब जो पेस्टिसाइड यूज होती थी टू प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट, कि जितना से ज्यादा वो पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल करके, कीटनाशकों का इस्तेमाल करके वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना चाहते थे, ठीक है। हाई यील्ड वाज पॉसिबल ओनली फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV। हायर यील्ड मतलब अधिक उत्पादन कैसे हो सकता था, जब तक कि वो अच्छे उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग नहीं करते। इरिगेशन फैसिलिटीज वहाँ बहुत अच्छी थी, केमिकल फर्टिलाइजर बहुत अच्छा था, पेस्टिसाइड बहुत अच्छा था, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई जो कौन से किसान थे, कौन से एरिया के किसान थे जहाँ पे सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड आया था इंडिया में, और वो था बच्चे एरिया था पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक नंबर में कि सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग कौन से स्टेट्स में आई है? Punjab, यस, वेरी then गुड।
Uttar Pradesh. Yes, very good. Punjab, Haryana, and Western Uttar Pradesh were the first states where the modern farming method was adopted. ठीक है. The farmers in this region set the tube wells for irrigation. अब देखो, जब उन्होंने मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक अपनाई तो अफकोर्स था कि उनको इरिगेशन में उनको बहुत ज्यादा अपनी यील्डिंग करनी थी, बहुत ज्यादा अपना प्रोडक्शन बढ़ाना था, तो उन्होंने ट्यूब यूज करने शुरू किए और दे यूज द हाई वेराइटी ऑफ सीड्स. ठीक है. केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने शुरू कर दिए, पेस्टिसाइड्स यूज करने शुरू कर दिए. सम ऑफ देम ब्रॉट फार्म मशीनरी. और कई तो ऐसे किसान थे जिन्होंने ट्रैक्टर का यूज करना शुरू किया. थ्रेशर्स क्या होते हैं बच्चों? थ्रेशर्स होते हैं कटिंग ऑफ द क्रॉप्स. जो फसलें काटी जाती है उसको थ्रेशर्स बोलते हैं. ठीक है. विच मेड फ्लॉकिंग एंड द हार्वेस्ट मोर एंड मोर फास्टर. हार्वेस्टिंग बहुत ज्यादा होने लगी. ठीक है. प्लॉगिंग क्या होता है? खोदना. प्लॉगिंग का मतलब क्या है? जब फील्ड खोदी जाती है. और हार्वेस्टिंग क्या होता है? जब फसल काटी जाती है. दे वर रिवार्डेड विद हाई यील्ड ऑफ व्हीट. और बहुत ज्यादा व्हीट हुआ. कहाँ के? पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में. इवन जो था, अगर हम देखें, अब हम आते हैं पालमपुर. यहाँ तक समझ में आ गया? नेम द स्टेट्स वेयर द फर्स्ट फार्मर्स यूज द मॉडर्न फार्मिंग मेथड. Which states were those? Punjab, and West. Yes. पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. ठीक है. और अब हम पहुंचते हैं पालमपुर में. अब पालमपुर में the yield of wheat growth from traditional varieties was 1300 kg per hectare. लेकिन जब उन्होंने हाई वेराइटी ऑफ सीड्स का यूज करना शुरू किया तो वो डबल हो गया, यानी कि 32 पे पहुंच गया. पहले कितना था? पहले कितना था बच्चों? 1300 kg. यस, 1300 kg पर हेक्टर था. और यहाँ पे अब कितना हो गया जब वो हाई वेराइटी ऑफ सीड्स का यूज करने लगे? 3200 kg per hectare. यस, 3200 kg पर हेक्टर हो गया. There was a large increase in production of wheat. तो बहुत ज्यादा उत्पादन पालमपुर में गेहूं का होने लगा था. Farmers now had a greater amount of surplus wheat to sell in the market. अब क्या हो गया कि किसान जो थे अपने कंजम्पशन के बाद, अपने कंजम्पशन के मतलब का मतलब होता है बच्चों कि जब वो अपने घर में उसका यूज कर लेते थे उसके बावजूद भी उनके पास बच जाता था वीट. तो अब उस बचे हुए उस सरप्लस वीट को वो क्या करते थे? Sale in उस market. सरप्लस, yes, right. What is the difference between multiple and the modern farming? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है? आलिया बेश, व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग? आलिया? growing more than one crop on a piece of land during the year. Yes, growing of crop, more than one crop in a piece of land for a 1 year, है ना? Then modern farming क्या होगा? अंकित यादव, modern farming? Use of modern methods to farming in farming. यस, मॉडर्न फार्मिंग जो थी वो यूज करते थे. ठीक है. तो अब यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम टेबल पे देखते हैं तो वहाँ पे पल्स जो थी वो पल्सेज राइस व्हीट जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, है ना? अगर आप 1965-66 में 10-10 का प्रोडक्शन था तो वहाँ पे अब 2012 और 13 में अगर हम देखें टेबल में तो 18 से कितना बढ़ गया बच्चों? 92. तो व्हाट डज इट शोज? क्या इकोनॉमी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई एग्रीकल्चर फील्ड में? एग्रीकल्चर फील्ड में इकोनॉमी क्या होगी? इंक्रीज होगी बेटा, है ना? ठीक है बेटा. इज इट क्लियर? Yes. मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्ड द फार्मर्स टू स्टार्ट विथ मोर कैश देन बिफोर. देखिए अब क्या हो गया कि जो पालमपुर के जो किसान थे उनको अब मॉडर्न फार्मिंग करने के लिए अब ज्यादा कैश
की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ड्यूरिंग योर फील्ड विजिट टॉक टू सम फार्मर ऑफ रीजन, आपके लिए एक्टिविटी ये आपको करनी है, सजेस्टेड एक्टिविटी कि आपको किसी किसान से मिलना है और उनसे बातचीत करनी है। अगर आपके रीजन में कोई किसान आपको मिल रहा है कि उनकी किस तरह की मेथड है, वो कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, मॉडर्न तरीका अपना रहे हैं या ट्रेडिशनल तरीका अपना रहे हैं, ठीक है। देन आप इस पे एक नोट लिख सकते हैं। फिर उनके सोर्सेज क्या है, इरिगेशन के सोर्सेज क्या है। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? सिंचाई। इरिगेशन का मतलब, हाँ, उनका जो मेथड है, इरिगेशन मेथड क्या क्या है, यानी कि सिंचाई के क्या क्या तरीके हैं उनको, ठीक है। और वो कितना लैंड कल्टीवेटेड करते हैं, छोटा वेरी लिटिल या हाफ या बहुत बड़ा लैंड करते हैं, ये सारी चीजें आपको एक सर्वे करना है और किसी फार्मर से इस बारे में पूछना है, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट एक वर्ड आया बच्चे, क्वेश्चन नंबर .4 पे आप रीड आउट करो कि इनपुट। इनपुट का मतलब है कि उन्होंने क्या लगाया। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कौन से बीज का इस्तेमाल किया, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कौन से पेस्टिसाइड का यूज किया, ठीक है। विल द लैंड सस्टेन, क्या लैंड जो है वो बचा हुआ है। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, बता नेचुरल रिसोर्स है ना लैंड, तो जमीन आपको भूमि क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। एंड इट इज नेसेसरी टू वेरी केयरफुल इन इट्स यूज, कहते हैं कि लैंड को जब यूज कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम उस लैंड को बड़ी ही केयरफुली यूज करें। और जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं वो ये इंडिकेट करती है कि अगर मॉडर्न फार्मिंग के मेथड को बहुत ज्यादा ओवर यूज करेंगे तो जो लैंड का नेचुरल रिसोर्सेज बेस है वो खराब हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन मैनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एस्पेक्ट लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। जब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया बच्चों, तो उससे क्या हुआ, वहां का जो लैंड एरिया था उसकी सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होने लगी थी। तो आप एक अनुमानित करो कि आप किसी लैंड में पहुंच गए हो, वहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर हो रहा है, बहुत ज्यादा वीट ग्रो हो रहा है, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स भी यूज हो रहे हैं, फर्टिलाइजर भी यूज हो रहे हैं। तो जो ये केमिकल फर्टिलाइजर जब यूज हुए तो उसने सॉइल की उपजाऊपा को, यानी कि मिट्टी की मृदा की उपजाऊपन को कम कर दिया। And also continuous use of groundwater for tubewell irrigation reduce the water table below the ground। और जब बहुत ज्यादा ट्यूबवेल का वाटर यूज होता है तो जो धरती के नीचे जो वाटर टेबल होता है वो नीचे चले जाता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर बिल्ट अप ओवर मैनी ईयर्स। कहते हैं कि जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज होते हैं और जो लैंड की फर्टिलिटी होती है या जो ग्राउंड वाटर होता है वो बहुत सालों उसको लग जाते हैं, और अगर वो एक बार खत्म हो जाता है तो उसको रिस्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए कहते हैं कि वी मस्ट टेक केयर ऑफ एनवायरमेंट टू इंश्योर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि हमें यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। सस्टेन का मतलब होता है बच्चों बचाकर रखना। हमें अंधाधुंध कृषि नहीं करनी, अंधाधुंध इरिगेशन नहीं करना है, अंधाधुंध केमिकल फर्टिलाइजर को यूज नहीं करना है, बहुत ज्यादा ट्यूबवेल को नहीं यूज करना है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा अंकित, इससे क्या होगा जब हम किसी भी को भी बहुत ज्यादा यूज करेंगे। आलिया, and soil की fertility कम होता है। यस वेरी गुड, उस लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी या वाटर टेबल जो लेवल है वो बहुत नीचे चला जाएगा। तो हमें उसको बड़ी समझदारी से, बड़ी प्लान में से यूज करना होता है, ठीक है। तो व्हाट इज बिकॉज सस्टेनेबल, सस्टेनेबल का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ एनवायरमेंट टू एंश्योर द फ्यूचर डेवलपमेंट। हमें एनवायरमेंट का ध्यान रखते हुए भविष्य के लिए भी इन रिसोर्सेज का क्या करना है बच्चों, प्रयोग करना है। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया? इज इट क्लियर? ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड। इस तरह से जो था कहा जाता है कि केमिकल फर्टिलाइजर से कैन किल द बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द सॉइल, ठीक है, ये भी हो सकता है। बहुत ज्यादा पंजाब में क्या हो गया था,
पंजाब इज द हाईएस्ट इन द कंट्री, जहाँ पे बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज होता है। तो आपसे फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक नंबर का कि विच स्टेट यूज द मैक्सिमम केमिकल फर्टिलाइजर, which state use the maximum fertilizer? पंजाब। यस, वेरी गुड। पंजाब किसने आंसर दिया? समीक्षा नेगी ने। ठीक है, वेरी गुड बेटा, कि पंजाब इज द स्टेट इन द कंट्री विच यूज द हाईएस्ट केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, अब जिससे क्या होता है, इससे लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है, सॉइल की हेल्थ खराब हो सकती है। पंजाब के जो फार्मर्स हैं आर नाउ फोर्स्ड टू यूज मोर एंड मोर केमिकल एंड अदर इनपुट्स टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल। दिस मींस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज राइजिंग वेरी फास्ट। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो पंजाब के किसान है वो ज्यादा इनपुट डाल रहे हैं ना। इनपुट का मतलब क्या बताया मैंने आपको? इनपुट मतलब कि वो अपने खेत में क्या क्या चीज यूज कर रहे हैं, हाई वेराइटी ऑफ यूज कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्निक यूज कर रहे हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज को यूज कर रहे हैं। तो जब इतनी सारी चीजें यूज करेंगे तो उसमें ज्यादा पैसा लगेगा। ठीक है, तो व्हाट इज इनपुट इन एग्रीकल्चर? व्हाट इज इनपुट इन एग्रीकल्चर? इनपुट क्यों डालते हैं किसान लोग? Can anybody tell me? Samiksha, can you tell me? इनपुट का मतलब क्या हो बेटा? कि जब किसान अपने खेत में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहा है, हाई वेराइटीज ऑफ का यूज कर रहा है अपने प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ाने के लिए। क्लियर? इज इट क्लियर? यस मैम। ओके बेटा, तो वहाँ पे पालमपुर में लगभग 240 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट डज नॉट ब्रिंग एडिकेट इनकम टू द फैमिली। जिनके प्लॉट्स छोटे होंगे तो नेचुरल है उसकी फैमिली का एडिकेट प्रॉपर तरीके से नहीं उगा पाता है। यहाँ पे अब एग्जांपल दिया हुआ है कि 1960 में गोविंद वाज अ फार्मर विद 2.25 हेक्टेयर ऑफ लार्जली अनइरिगेटेड लैंड। गोविंद एक किसान था जिसके पास 2.25 हेक्टेयर के करीब लार्जली अनइरिगेटेड लैंड था। विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड। अपने 3 बेटों की सहायता से गोविंद ने उस लैंड को कल्टिवेट किया। Though they did not very comfortably, the family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed. अब जो फैमिली थी ना वो गरीब ही थी एक तरीके से, केवल अपना पेट भर पाती थी और उनकी एक्स्ट्रा इनकम बहुत कम थी। उनके पास एक बफेलो थी टू पोजेस द फैमिली। Some years after Govind's death, अब कुछ सालों बाद जो था गोविंद जो है वो मर जाता है। This land was divided among 3 sons, है ना। तो जो गोविंद का जो लैंड है वो कितने जनों में, कितने पार्ट में डिवाइड हो गया बच्चों? कितने पार्ट में डिवाइड हो गया गोविंद? मैम 3 पार्ट में। यस, तो 3 पार्ट में जब वो डिवाइड हुआ, क्योंकि उसके 3 बेटे थे तो लैंड 3 उसमें डिवाइड हो गया। तो जब 3 में डिवाइड हुआ तो जो एक प्रति व्यक्ति को, यानी कि एक व्यक्ति को 0.7 हेक्टेयर साइज में एक लैंड मिला। इवन विद इम्प्रूव इरिगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, Govind's sons are not able to make a living from their land. They have to look other additional work during the part of the year. अब गोविंद के जो बच्चे थे ना, उनको इस खेती से उनका पूरा भरपोषण नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्हें अन्य काम जो थे वो ढूंढने पड़े थे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हाउ द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड हम देख लिया कि भाई अगर यू मस्ट हैव रियलाइज दैट हाउ इम्पोर्टेंट लैंड ऑफ फार्मिंग। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड ऑफ कल्टीवेशन। इन पालमपुर 1/3 ऑफ 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। लगभग 450 जो फैमिलीज ऐसी थी जो भूमिहीन थी। ठीक है बच्चों, उनके पास क्या नहीं थी, जमीनें नहीं थी। और that is 150 families, most of them Dalits, have no land for cultivation. तो 1/3 में से 450 फैमिलीज में से 150 जो लोग थे वो दलित लोग थे। दलित मतलब कह सकते हैं हम कि मार्जिनल जैसे लोग, जो बिल्कुल निम्न तबके के लोग, दलित लोग, है ना। तो उनके पास तो भूमि नहीं थी। और रिमेनिंग जो फैमिलीज थी कितनी थी, हमने अभी पढ़ा 240 फैमिलीज थी जिनके पास बहुत छोटे छोटे प्लॉट थे। तो जिसका हमने एग्जाम्पल देखा, गोविंद के मृत्यु के बाद उसका जो लैंड था वो कितने लोगों में डिवाइड हो गया?
हाँ बेटा बताओ। 3. into 3 है ना। You can see the large number of small flats scattered around the village in the picture। आप देख सकते हो कि इस पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि छोटे 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 टुकड़े बटे हुए लैंड के, छोटे 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 टुकड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कितने छोटे टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। बीच में कुछ बड़े प्लॉट्स भी हैं। तो स्कैटर्ड प्लॉट थे वहां पे। तो किसानों के पास कैसे प्लॉट थे, बिखरे हुए प्लॉट थे। These are cultivated small farmers। ये जो छोटे छोटे जो वहाँ पे प्लॉट थे, जो लैंड्स थी, वो छोटे किसानों के द्वारा कल्टीवेट होता था। On the other hand, more than half area of the village is covered with plots that are quite large in size। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जहाँ पे बड़े प्लॉट भी थे जिनका साइज बड़ा था। In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivated more than 2 hectare of land। A few of the large farmers have land extended over 10 hectare or more than that। Is it clear? Is it clear to you all of you? अब इस पिक्चर, आपके पिक्चर देख सकते हैं। तो इस पिक्चर में पहले हम देख रहे हैं कि जो किसान है वो फसलों को लगा रहा है। एक जगह आप देख रहे हैं कि जो बैल है वो बैलों से उसको जोत रहा है। फिर आप देख रहे हो कि वो पहले में सबसे पहले वो बो रहा है ना, जिसे हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद वहाँ देखोगे कि वो यूज कर रहे हैं बुलक का। फिर आप देखेंगे कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, पेस्टिसाइड छिड़क रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर को छिड़क रहा है। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, बीज को बो रहा है, डाल रहा है। ठीक है, बैल यूज हो रहे हैं। फिर आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे ट्रैक्टर भी यूज हो रहा है। इज इट क्लियर? तो डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही है यहाँ पे। पहली एक्टिविटीज में क्या है, वो धान बो रहे हैं ना, बीज लगा रहे हैं, फसलों को लगा रहे हैं। दूसरी एक्टिविटी में आप देख सकते हैं कि वो लोग अपने लैंड को ब्लॉक कर रहे हैं, उसको जुताई कर रहे हैं, है ना। थर्ड वाले में क्या हो रहा है, थर्ड वाले में क्या हो रहा है बेटा, पानी दे रहे हैं। थर्ड वाले में बेटा पेस्टिसाइड छिड़क रहे हैं वो, है ना, केमिकल फर्टिलाइजर को छिड़क रहे हैं। तीसरे चौथे वाले में क्या हो रहा है, वो लोग बीज को छिड़क रहे हैं। ठीक है ना। फिर यहाँ पे फिर से आप देख रहे हैं बैलों का इस्तेमाल हो रहा है। और लास्ट में आप देखेंगे कि मॉडर्न फार्मिंग भी हो रही है। मॉडर्न फार्मिंग में किसका पिक्चर दिखाई दे रही है, आपको ट्रैक्टर की पिक्चर दिखाई दे रही है। यस, वेरी गुड कृष्णा। तो यहाँ पे आपको जब ट्रैक्टर की पिक्चर दिखाई थी, आपको दिमाग में क्या ला रहा है कि क्या कौन सी फार्मिंग आ गई, कौन सी फार्मिंग होगी बेटा यहाँ पे, मॉडर्न फार्मिंग। आज के इस चैप्टर में आज जितना हमने पढ़ा है बच्चों, तो आपको 2 तरीके आपको पता चले। कौन कौन सा है, पहला कौन सा आलिया, मल्टीपल क्रॉपिंग। सेकंड कौन सा है, सेकंड क्या है, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक, इसमें वो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, हाई वेराइटी ऑफ यील्डिंग सीड्स का यूज कर रहे हैं, ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं, मॉडर्न मशीन का यूज कर रहे हैं, इरिगेशन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आज बच्चों आपको समझ आया होगा आज का। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके बच्चों, आपकी यहाँ क्लास है? हाँ बेटा, यस मैम। ओके बेटा, अब आपको नेक्स्ट क्लास भी ज्वाइन करनी होगी। ओके बाय बच्चों। और ये इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मैं सेंड कर दूंगी। ओके बाय।